हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी विद पीएन शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज है डेट 10 जुलाई 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर फर्स्ट पर अगर हम न्यूज का डिस्कशन करें तो यहाँ पर समर्पण या गिरफ्तारी, यहाँ पर उज्जैन में मिला विकास दुबे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं न्यूज अभी बना रहा हूं, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय सुबह ये न्यूज आई है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन एनकाउंटर पूरी तरह संदिग्ध है, तो अभी क्या पूरा उसके बारे में आएगा वो सभी देखेंगे कल के न्यूज़पेपर में। चलिए आगे जो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है माय डियर फ्रेंड, वो है यहाँ पर एलएसी पर का सम्मान तनाव खत्म करने की पहली शर्त। तो यहां पर इंडिया के द्वारा क्या कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना दैट्स इंपॉर्टेंट। कि पूर्वी लद्दाख हमने कई बार प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें भी देखा, ये आपको अब अच्छे से आ गया होगा आई थिंक, कि पूर्वी लद्दाख कहां पर है हमने देखा। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में जो चीनी सैनिक हैं पीछे हटने का असर अब दोनों देशों के बयानों में साफ तौर पर देखने को मिला है। भारत ने स्पष्ट किया है कि एलएसी का सम्मान ही तनाव खत्म करने की पहली शर्त है और इसी के बीच सीमा विवाद का स्थायी हल निकलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट कि एलएसी मींस जहां पर जो देश की सेना जहां तक रहनी चाहिए वहीं पर रहे, और दोनों देश के बीच में चाहे वो कूटनीतिक संबंध हो चाहे सैन्य संपर्क हो, दोनों बना हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के लिए हमने विदेश मंत्रियों के स्तर पर और साथ में सीमा विवाद के लिए हमने विशेष गठित कमेटी बनाई है, विशेष प्रतिनिधि जिसमें डोवाल साहब हैं, वो इसको क्या करते हैं, लीड करते हैं विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत को। और यहां पर विदेश मंत्रालय के जो सेनाओं के अधिकारी है आपसे निगरानी की बात कर रहे हैं कि हम ध्यान रखेंगे कि कोई झड़प जो 15 जून को झड़प हुई थी वो वापस ना हो। साथ में चीन की तरफ से इंडिया की तरफ से संदेश भी दिया गया है कि जब तक आप एलएसी का सम्मान नहीं करोगे तब तक शांति और स्थायित्व बहाली नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर 5 जुलाई 2020 को जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री उनके बीच में सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई थी और इसमें सहमति बनी थी कि द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनके समग्र तौर पर सुधार के लिए सीमा पर शांति होना बहुत जरूरी है। एलएसी के सम्मान के साथ ही तनाव वाले जो इलाके हैं, तनाव वाले इलाकों में जो सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। और यहां पर विदेशी जो भारतीय एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीनी विदेश मंत्री इन पर राजी हुई थी कि सीमा पर शांति भंग के मामले को टालने के लिए उनके बीच और काम होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, अभी यहां पर जो हमने देखा कि पहले भी ऐसी मीटिंग्स हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर शी जिनपिंग साहब, उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी वुहान समिट हुई। उसके बाद यही वजह है कि जो मीटिंगें हुई थी पहली अनौपचारिक मुलाकात में यह सहमति बनी थी कि हम आपस में सही से रहेंगे। और यहां पर गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ के बाद भी दोनों देश बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है और गंभीर तौर पर जो बात शुरू हुई थी 6 जून से हमने देखा कि 6 जून 22 जून और 30 जून लगातार बातें हो रही है किसके बीच में, आर्मी के कमांडर के बीच में, वो सब हमने देखा। जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो गोगरा इलाका है, गोगरा इलाका से पीछे हटा चीन में पूर्वी लद्दाख में जो एलएसी है वहां पर अब टकराव स्थिति हटने का सिलसिला जारी हो गया और चीन ने गोगरा इलाके की भी अपने गोगरा जो इलाका है वहां से सैनिकों को पीछे हटा लिया है। हमने देखा कि गलवान वैली हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनियों ने अपने टेंट और सामान को हटा लिया था और पूरी तरह निकलकर करीब 2 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। तो ये कौन सा रीजन है, गोगरा रीजन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ डेली जुड़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। यस, यहां पर देखिए दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर गलवान वैली में माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा कि यहां से चाइनीज आर्मी जो यहां पर अगर हम देखें एलएसी, तो यहां पर एलएसी के पास ये जब बफर जोन रहता है, मींस यहां पर जनरली केवल पेट्रोलिंग की जा सकती है लेकिन आप टेंट वगैरह नहीं बना सकते। तो चाइनीज आर्मी इस एरिया में आ गई थी, इसलिए कहा कि एलएसी से वापस पीछे चली गई है, कहां पर गलवान वैली में। और साथ में जो हॉट स्प्रिंग रीजन है वहां पर भी पीछे चली गई, लेकिन इसी के बीच में एक रीजन पड़ता है गोगरा, वहां पर भी अब पीछे हट गई है कौन, चाइनीज आर्मी। लेकिन अभी बची हुई है कहां पर, पैंगोंग सो लेक, यहां से खाली होना बाकी है। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने बताया था कि गलवान वैली कहां है, एलएसी कहां है, हॉट स्प्रिंग कहां है, पैंगोंग सो लेक कहां है। हमने देखा था कि एक्साई चीन जो है 1962 के वार में छीन लिया था इंडिया से, और यहां पर है एलएसी। और एलएसी के पास में 3 एरिया, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पैंगोंग सो लेक, जहां पर चाइनीज आर्मी एलएसी को पार करके
मींस एलएसी का जो पार्ट था जहां पर नहीं आना चाहिए था वहां पर चाइनीज आर्मी घुस गई थी, उसी को लेकर यहां पर प्रॉब्लम हुई थी दोनों देशों के आर्मीज के बीच में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आगे देखेंगे, ये जो है सितंबर में नया वेतन कोड लागू होगा, उसको आगे हम देखेंगे पेज नंबर 10 पर, तो यहां पर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे पेज नंबर 10 पर। तो ये केवल एक काम की न्यूज है पेज नंबर 1 पर, उसके बाद जो भी न्यूज है वो हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं पेज नंबर 2, दिल्ली से रिलेटेड न्यूज है, कोई काम की नहीं है। पेज नंबर 3 राजनीति, यहां पर आज ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई जिसका हम यहां पर डिस्कशन करें, तो कोई काम की न्यूज नहीं है। पेज नंबर 4 पर कोरोना से संबंधित है, कोरोना को चुनौती, कोई काम की न्यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 5, यहां पर चांसेज हैं कि फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाए क्योंकि तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। पेज नंबर 5, गिरफ्त में गैंगस्टर विकास दुबे, यहां पर आज कहा जा रहा है कि वो एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि एनकाउंटर पूरा सुनियोजित था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता, अगर वो जिंदा रहता तो प्रॉब्लम यहां होती, यहां पर कि तोते की तरह अगर बोला, मींस अगर वो जिंदा रहता और सब कुछ उगलता तो कई लोग उसमें फंसते, कई नेता लोग भी उसमें फंसते, इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि गड़बड़ भी हो सकता है, उसके मारने के पीछे रीजन भी हो सकता है। अब बाद में पता लगेगा कि एनकाउंटर हुआ या नहीं। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि पुलिस से भागने, कार पलटी, पुलिस से भागने की कोशिश की, पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की, वहां पर मारा गया। तो ये सभी आजकल पूरा प्लान्ड चीजें हो रही है देश में, वो कहीं ना कहीं गलत है। यहां पर पूर्वी लद्दाख में हमने देखा गोखरा रीजन कहां है, गोगरा इलाके से भी चीनी सैनिक पीछे हट गए। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट कि तनाव घटाने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर की अगली हफ्ते बैठक होगी माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर देखना 45,000 सैनिक तैनात है एलएसी पर, इस समय दोनों देशों के लगभग 45,000 सैनिक तैनात है, जो कहीं ना कहीं दिक्कत है। मई महीने की शुरुआत में ही एलएसी पर चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के जो तनाव पैदा हुआ था, उसके बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वहां पर तेजी से बढ़ाई। एलएसी पर हमने अभी देखा कि गोगरा जो इलाका है, जो कहां पर था वहां से पीछे हटी है। उससे पहले गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग इलाका, वहां से चीनी सैनिकों ने अपने टेंट वगैरह जो थे वहां से हटा लिए, तो यह हमने पूरा देखा। उसके अलावा अभी भी पेंगोंग जो लेक है उस क्षेत्र में फिंगर 4 एंड दीपसांग जो वाई जंक्शन से चीनी सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा अभी भी बरकरार है। तो देपसांग कहां पर है, उसके बाद पेंगोंग सो लेक जिसमें देखा फिंगर 4 एरिया, वो सभी का भी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि पेंगोंग सो लेक एंड यहां पर फिंगर पॉइंट फिर 17, वहां पर अभी भी, वहां से तो हट गए पीछे चाइनीज आर्मी, लेकिन अभी भी पेंगोंग सो जो लेक है उसका फिंगर 4 जो एरिया है वहां पर अभी भी डटा हुआ है, तो यहां पर फिंगर 4 एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको जानने की जरूरत है। मैंने कल भी आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि फिंगर 4 एरिया कहां पर है, कल भी हमने उसके बारे में बात की थी। फिंगर 4 एरिया एक बार आज फिर देख लेते हैं उसको कि फिंगर 4 एरिया कहां पर है माय डियर फ्रेंड। फिंगर 4 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था फिंगर 4 एरिया। तो एक बार यहां पर देखते हैं कि फिंगर 4 एरिया डियर फ्रेंड्स, यहां पर कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि फिंगर 4 एरिया कहां है, जो गलवान वैली है वहीं पे पास आगे जाकर हम जाएंगे तो वहां पर आगे जो पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग सो लेक में फिंगर 4 एरिया तक किसका दिखा रहे हैं यहां पर 1 2 3 4, जो फिंगर 4 मींस यहां पर निशान बने हुए फिंगर की तरफ पहाड़ों के झील में, उनको बोलते हैं फिंगर 4 एरिया तक इंडिया का है, और फिंगर 8 एरिया तक यहां पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट वाला एरिया है। तो यहां पर कोई भी आर्मी परमानेंट बेस नहीं बना सकती, लेकिन चाइनीज आर्मी यहां पर फिंगर 4 एरिया तक यहां पर आकर क्या बना दिया, उसने अपने बेस बना दिए, मींस टेंट वगैरह लगा दिया। तो इसी को उठाने की बात है कि फिंगर 4 एरिया से अभी चाइनीज आर्मी नहीं हटी है, तो यही वहां पर आर्टिकल में लिखा हुआ है जो आपको याद रखना है। तो फिंगर 4 एरिया कहां से संबंधित है, फिंगर 4 एरिया किससे संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको यहां पर दिखाए हम कि कौन सा रीजन कहां पर है, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं। गलवान वैली कहां पर है, यहां पर गलवान वैली आपको मैंने प्रीवियस जो डायग्राम था उसमें मैंने बताया था कि गलवान वैली कहां पर है, गलवान वैली कहां पर है। एंड साथ में आपको यह भी याद रखना कि गलवान वैली से पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर हॉट स्प्रिंग गोगरा रीजन से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 15 यहां से पीछे हट गई चाइनीज आर्मी, यहां पर है, यहां पर ये एलएसी, यहां पर एलएसी रेड लाइन, और यहां पर पेंगोंग सो जो लेक है वहां पर अभी भी यहां पर रुके हुए हैं चाइनीज आर्मी।
तो ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि कहां से चाइनीज आर्मी पीछे हट गई है और कहां पर अभी भी रुकी हुई है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड नो। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं आगे। यहां पर पेज नंबर इस पर केवल इतना सा याद रखना कि स्वदेशी तलवार से चीन पर वार करेगा वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र भी हम काफी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स, अब वस्त्र उद्योग। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जो वस्त्र उद्योग से हम कैसे क्या करें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वस्त्र उद्योग के लिए हमें वस्त्र उद्योग जो हम कहां से मंगवाते हैं, चाइना से काफी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वस्त्र उद्योग को बेहतर करें तो हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना जो इंपॉर्टेंट है, केवल नाम याद रखना कि कौन सा उद्योग। यहाँ पर ज्यादा हमको क्या पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है। आगे चलते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर यहाँ पतन की पराकाष्ठा वही विकास दुबे, उसके बारे में है तो हमारे काम का नहीं है। सही सबक सिखाने का समय। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये हर्ष बी पंत, ये ज्यादातर जो आर्टिकल लिखते हैं वो सही लिखते हैं, मीन्स काम के लिखते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल। यहां पर इसको समझना ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर देखो, चंद रोज पहले खबरें आई कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मीन्स एलएसी के पसरे तनाव को दूर करने की दिशा में कदम उठाने की लेकर भारत और चीन में सहमति बनी है। तो ये सही है। और साथ में हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट में अब दोनों देश क्या कर रहे हैं, दोनों देश की आर्मी पीछे हट रही है। कहां से, एलएसी से। और यहां पर अधिकांश नक्शे पर गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस विश्वास के साथ दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं उल्लेखनीय आवश्यक है। यदि हम अपने दलगत वैचारिक आग्रह से ऊपर उठकर देखें तो पाएंगे कि न केवल भारत चीन संबंधों का ताना बाना पूरी तरह बदल गया है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक वास्तविकताएं तेजी से इस दिशा में बढ़ रही है कि जिनके बारे में कुछ महीने पहले चुनिंदा लोगों ने कल्पना की होगी, वो सब बातें हैं हमारे, ये इधर उधर की बातें कोई काम की नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। यहां पर ये जो फालतू की बातें लिखते हैं कि ये हुआ वो हुआ, कोई काम की नहीं है, नो नीड। यहां पर जो इधर लाग लपेट की जो बातें करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, इस पे ध्यान ही नहीं देना है, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। हमारे लिए काम का है उसको देखेंगे डायरेक्टली, उसको देखेंगे। यहां पर हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, यहां पर कि चीन की जो महत्वपूर्ण परियोजना है, मैंने पहले भी बताया था, वो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI पर भारत का मुखर विरोध, क्वाड की संकल्पना, विदेशी आवाजाही पर स्पष्ट रुख और सीमा पर विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे से यही जाहिर होता है कि भारत अपनी रणनीति बदल रहा है। तो यहां पर कौन कौन से काम कर रहा है इंडिया, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसे क्वाड बोलते हैं। 4 देश इसमें शामिल हैं। और ये इसलिए बनाया गया था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पर इंडो पैसिफिक रीजन है जो हिंद प्रशांत महासागर है, वहां पर जो चाइना का दबदबा उसे कम किया जाए। समुद्रिक आवाजाही, उसको लेकर हमारी एक डॉक्ट्राइन है सागर पॉलिसी जो प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा दी गई थी। उसमें सीधा कहा गया है कि समुद्र में आवागमन स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में हमेशा चाइना दबाव डालता है कि यहां समुद्र आवागमन फ्रीली नहीं हो सकता। तो इसलिए साथ में सीमा पर हम ढांचा बना रहे हैं, बुनियादी ढांचा, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी कि हमने दरबुक सियोग दौलतबाग ओल्डी रोड बना रहे हैं। काफी मात्रा में हम वहां क्या बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। इसलिए चाइना को लेकर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह चेंज हो गई है। हमने देखा यहां पर कि डोकलाम से लेकर गलवान तक की यह राह काफी कठिन रही। डोकलाम का जो मामला था 2017 का था, वहां भी 73 दिनों तक 73 डेज तक दोनों आर्मीज के बीच में स्टैंड ऑफ रहा। और यहां पर गलवान घाटी हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, 20 सैनिकों का। ये सब बातें इन्होंने लिखी है यहां पर। आप चलते हैं यहां पर आगे। यहां पर क्या लिखा हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि इस समय भारत और समग्र संसार विकट वैश्विक ढांचे से हिल रही है। मीन्स वो छोड़िए, यहां पर हमारे लिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिस्ट संस्कृति कोई काम का नहीं है, आप काम की बात करेंगे डायरेक्टली यहां पर कि किसने क्या किया, कोई काम का नहीं है यहां पर। डायरेक्टली वो वर्ड्स हम यूज करेंगे जिनको हम एग्जाम में लिख सके माय डियर फ्रेंड्स, जिनको हम डायरेक्टली एग्जाम में लिख सके। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया कि दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर हमने पहले भी देखा कि अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक पोत तैनात कर दिए। वहीं भारत चीन संबंधों में तनाव के दौरान जापान द्वारा भारत का नौसैनिक अभ्यास दर्शाता कि दुनिया में बड़ी शक्ति किस तरह से भारत के पाले में है। तो हमने पहले भी देखा क्वाड, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी इंडिया के साथ है। तो इंडिया के द्वारा जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध बढ़ा रहा है इंडिया,
उससे क्या फायदा होगा कि चाइना दबाव में आएगा और वो दबाव की रणनीति हमारे काम आएगी। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ के छोड़ सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और यहां से कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आप लिखोगे क्या कि क्वाड आप याद रखोगे, समुद्री आवागमन आप याद रखोगे, बीआरआई आप याद रखोगे, और सीमा पर कौन सा ढांचा विकसित किया जा रहा है, दौलत बाग ओल्डी। तो आप जब भी इसको पूरा लिखोगे, इसको जब पूरा लिखोगे तो उसमें से केवल पॉइंट क्या लिखोगे, क्वाड लिख लिया आपने, क्वाड में कौन से देश शामिल है तो 4 देश लिख लिया। उसके बाद समुद्री फ्री आवागमन के लिए आप सागर पॉलिसी लिखोगे, सागर पॉलिसी। उसके बाद यहां पर हमने कौन से क्षेत्र मींस जो हमारा सीमा है एलएसी है वहां पर कौन कौन से हमने रोड बना रहे हैं, जो दरबुक सियोग दौलतबाग ओल्डी रोड है उसको बना रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स मैन आप लिख सकते हो जिससे फायदा होगा। एक आपको सिर्फ इतना सा याद रखना, यहां ज्यादा हमारे कोई काम का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा हमारे यहाँ कोई काम का नहीं है, बस इतना सा याद रखना कि भ्रष्टाचार की एक और जड़ पर हमला। ये क्या हमला है, सिर्फ इतना सा याद रखना कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है माय डियर फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, यहां पर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता, घोटाला हुआ था। उसके बाद से सहकारी बैंक जो हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको आरबीआई ने अपने अंडर में ले लिया डायरेक्टली, आरबीआई ने अपने अंडर में ले लिया डायरेक्टली, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में बैंकिंग नियम अध्यादेश लागू हो गया। अब जो कोऑपरेटिव बैंक है डायरेक्टली किसके अंडर में आ गए, आरबीआई के अंदर में। तो ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना कि सिर्फ इतना सा कि, और पहले क्या था, बैंकिंग रेगुलेशन, अब तक सहकारी बैंकों को लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई देता था, लेकिन इनका प्रबंधन, इनका चुनाव, इनकी दूसरी प्रशासनिक गतिविधियां राज्यों के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होती थी। मींस लाइसेंस देने का काम आरबीआई करता था, लेकिन जो इनकी प्रशासनिक गतिविधियां थी, चुनाव प्रबंधन, उन सब का काम कौन देखता था, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कारण कई बार क्या होता था कि यहां पर गड़बड़ियां पकड़ी जाती थी, गड़बड़ियां वित्तीय मामलों में रिजर्व बैंक की कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजरी टीम देखती थी। चूंकि सहकारी बैंक छोटे कर्ज बांटते हैं, इसलिए यह टीम कम सक्रिय रहती है, जिससे गड़बड़ियों का समय पर पता नहीं चल पाता था। अब क्या होगा, डायरेक्टली, अब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टली इसे आरबीआई के अधीन ला दिया गया। बस इतना सा याद रखना, इतना सा याद रखना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि सहकारी जो बैंक है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आप याद रखना, साथ में यहां पर याद रखना कि किस तरीके से यहां पर ये क्या काम करती है, किस चीज में ये उल्लेखनीय भूमिका निभाती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कौन कौन से मामले हैं, यहां पर सहकारी बैंक घोटालों का पर्याय बन गए, लेकिन देश के वित्तीय समावेशन और कृषि क्रांति लाने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। सभी गांवों तक सहकारी समितियां किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी है। डेयरी हो, चीनी उद्योग हो, उर्वरक, हैंडलूम, गृह निर्माण जैसी क्षेत्रों में सहकारिता ने जग पकड़ी है। सहकारी बैंक की दुर्दशा असली वजह है कि नेताओं में इनकी अपनी राजनीतिक चमकाने का जरिया बन गया। चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, सहकारी बैंक नेताओं के लिए उर्वरक राजनीतिक की जमीन मुहैया कराते हैं। इसलिए इन बैंकों के निदेशन मंडल में जगह बनाने के लिए मारामारी मची रहती है, और यही हालत अन्य राज्यों की भी है। तो यहाँ पर जो बैंक है उसका जो मैनेजमेंट है उसमें राजनीतिकरण होने से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, उसको रोका जाना चाहिए। तो अब डायरेक्टली किसके अंडर में आ गई है, ये आरबीआई के अधीन। आरबीआई अब इसका क्या देखेगी, पूरा मैनेजमेंट। चलिए आगे, यहां पर पेज नंबर 9, महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है भारत। तो ये सब बातें हैं, बातें करने के लिए अलग है माय डियर फ्रेंड्स। जब महाशक्ति बनने की क्षमता है तो उस क्षमता को अभी यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा, उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। और मैंने पहले भी बताया था कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको कैसे सही किया जाना चाहिए, 10 पॉइंट्स मैंने पहले ही बताए थे। आत्मनिर्भर भारत में लैंड, लेबर और कैपिटल रिफॉर्म्स, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैंने पहले बताया था। आप 2-3 दिन पहले के लेक्चर्स जाकर देख सकते हो। आत्मनिर्भर भारत के ऐसे टॉपिक्स पर मैंने काफी बार कवर कर लिया है, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है कुछ भी। यहाँ पर पेज नंबर 10 पर यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सितंबर में नया वेतन कोड लागू करने की पूरी उम्मीद। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्रम सुधार से संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स, मामला श्रम सुधार से संबंधित मामला है, जो हम चाहते हैं कि श्रम सुधार हो इंडिया में। श्रम सुधारों की दिशा में पहला कानून है कोड ऑन वेजेज। यहाँ क्या होगा कि केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी श्रम सुधार कानून को लागू करना चाहती है, जिसके तहत कोड ऑन वेजेज 2019 का क्रियान्वयन इसी वर्ष होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुधारों की दिशा में इस महत्वपूर्ण कानून को मसूदों का आम लोगों के लिए प्रतिक्रिया के लिए जारी कर दिया है। इसमें क्या होगा, वेतन कोड सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण समेत वेतन भुगतान में देरी जैसी सभी दिक्कतों को क्या करेगा, खत्म करेगा।
कोड ऑन वेजेज यानी वेतन का कोड, ये 7 जुलाई को केंद्र सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया था। आम लोगों की राय के लिए भी 45 दिनों की राय मांगी गई है और यहां पर आम लोगों की राय बनने के बाद कानून इस वर्ष सितंबर में लागू कर दिया जाएगा। इसमें क्या हुआ, कोड ऑन वेजेज बिल 2019 में संसद में पेश करते समय यहां पर कहा गया था कि बिल में पारित देश में लगभग 50 जो करोड़ कामगार हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। मींस उनको वेतन, बोनस और उनसे जुड़े सभी मुद्दों पर जो मुद्दे हैं, चाहे वो सेफ्टी का हो, चाहे वो न्यूनतम वेतन का हो, चाहे वेतन भुगतान में देरी का मामला हो, चाहे बोनस भुगतान हो, चाहे समान वेतन कानून नियम हो, ये सभी जो थे अलग अलग जो थे यहां पर, वो न्यूनतम वेतन का कानून, वेतन भुगतान का कानून, बोनस भुगतान का कानून, समान वेतन का कानून, ये कई कानून थे, वो सभी हट जाएंगे। अब केवल एक ही आ जाएगा, कोड ऑन वेजेज। जो अलग अलग बिल थे वो सब हट जाएंगे और लगभग 44 केंद्रीय जो श्रम कानून थे उन्हें 4 कोड में एक जगह लाया जा रहा है, जिसमें एक है वेतन का कोड, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोड, एक है सोशल सिक्योरिटी का कोड और एक है यहाँ पर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। एक जगह खुद की सुरक्षा का कानून लाया जाएगा। मीन्स टोटल 40 कानून है, श्रम कानून, अलग अलग बिल, उन सभी को 4 जगह लाया जाएगा और उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक में वेतन का मामला, एक में उनका इंडस्ट्री के साथ कैसे रिलेशन होगा वो वाला मामला, एक में उनकी हेल्थ का मामला और एक में उनके हेल्थ और सिक्योरिटी का मामला। ये सभी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। साथ में यहां पर कोड ऑन वेजेज में क्या है कि वेतन में महिला, पुरुष या अन्य कामगारों को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक ही कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में मिलने की तिथि में अंतर नहीं होगा। कर्मचारी रोजाना 8 घंटे ही काम करेंगे और काम के घंटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और न्यूनतम वेतन का निर्धारण एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड करेगा। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में आप याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखोगे। उसके अलावा यहाँ पर कोई काम की न्यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा याद रखना कि ई कॉमर्स कंपनियां जो है उनको अब एक अधिकारी, ई कॉमर्स कंपनियों में निगरानी के लिए मंत्रालय ने नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगी। उससे क्या होगा यहाँ पर कि उपभोक्ता जो है उनके साथ नाइंसाफी होती है। ई कॉमर्स कंपनियों में ई कॉमर्स कंपनियां अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को वेबसाइट पर सारी जानकारियां देगी अब, और उपभोक्ता के मामले में मंत्रालय निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर वो करेगा नियुक्त। यहां पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां हो क्या रहा है कि पहले में हमने देखा कि यहां पर देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जो वस्तुएं बिकती है उनका निर्माता देश कौन सा है, कंपनी कौन सी है, अन्य विवरण सभी अब ब्यौरा देना वेबसाइट पर जरूरी है, पैकेजिंग दर्ज होना जरूरी है। इसने कहा निर्देश के बावजूद कंपनियां इसकी अवहेलना कर रही है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। अब सभी देशों को, सभी कंपनियों को ये बताना पड़ेगा। हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐलान, तो कोई काम का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का अपना एक तरह से निर्णय है। बस याद रख लेना कि प्रत्यर्पण संधि किसके साथ, हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है। सो इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा यहां पर कोई काम का नहीं न्यूज, कोई काम का न्यूज नहीं है। पेज नंबर 13 कोई काम का न्यूज नहीं है यहां पर। पेज नंबर 14 कोई काम का न्यूज नहीं है, सिर्फ एक जो काम का न्यूज है यहां पर आपके लिए वो है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पूर्व औद्योगिकरण, आपने पता हो तो मैंने पेरिस क्लाइमेट डील बताई थी। पूर्व औद्योगिकरण औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है 5 साल में तापमान। तो यहां पर क्या था कि यहां पर देखना, यहां पर क्या कहा है संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी, उसने कहा कि अगले 5 साल में क्या हो सकता है कि जो पेरिस समझौते में हमने क्या कहा था कि औद्योगिकरण के बाद जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है विश्व का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि आने वाले 5 साल में ही वो 1.5 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। यहां पर हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए देश भर में ग्लोबल वार्मिंग को 1 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर सीमित करने की सहमति बनी थी। और यहां पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हमने कहा किया था, जो पेरिस क्लाइमेट समझौता था वहां पर हमने ऐसा किया था पेरिस क्लाइमेट समझौते में। तो यहां पर समझना, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि तेजी से यहां पर कोरोना वायरस महामारी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन में कमी के प्रभाव का विचार नहीं किया गया, लेकिन यहां पर फिर भी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसें निकल रही है, उससे ये प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। यहां पर लास्ट पॉइंट रहेगा आज हमारी न्यूज का, उसको हम देख लेते हैं। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने बता दिया, जो हर्ष वी पंत के लेक्चर में आया था उसमें हमने पहले भी बात की थी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या प्रोग्राम है माय डियर फ्रेंड्स।
यहां पर आपको मैंने पहले बताया था कि चाइना यहां पर जितने यहां पर ब्लू लाइन दिख रही है सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग के द्वारा पूरे अफ्रीका को, पूरे यहां पर यूरोप को, पूरे मध्य एशिया को, यहां पर पूरे जो यहां पर एरिया है यहां पर, और यहां का एरिया जिसको ये जो पूरी लाइन है ये है समुद्र की, यहां पर पूरा अफ्रीका, साउथ एशिया एंड ये अरब देश सबको अपने से कनेक्ट करना चाहता है, चाहे वो जमीन का एरिया हो चाहे वो समुद्र का एरिया हो। और यहाँ पर केन्या में उसने क्या बना लिया है, अपना अड्डा बना लिया है, जिबूती में उसने नेवी का बेस बना लिया है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका हम्बन टोटा, यहाँ पर उसका प्लान कलकत्ता का भी था लेकिन अभी तक हम BRI में शामिल नहीं हुए। और उसी का एक पार्ट मैंने बताया था कि चाइना की कासगर शहर से एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ आ रहा है, अरब सागर के ग्वादर पोर्ट में। और इसी के उपलक्ष्य में हम क्या बना रहे हैं, आगे यहाँ पर ईरान है, ईरान में भी हम क्या बना रहे हैं, ईरान में हमने यहाँ पर चाहबार पोर्ट हम का निर्माण कर रहे हैं ताकि ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट में हम चाहबार पोर्ट को खड़ा कर सकें। तो ग्वादर पोर्ट हम कहां बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे, चाइना कहां बना रहा है, पाकिस्तान में, जबकि हम चाहबार पोर्ट ईरान में बना रहे हैं। अब लास्ट जो पॉइंट है कि ये पेरिस क्लाइमेट डील क्या था। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो यहां पर आप पढ़ोगे औद्योगिकरण, तो ये लगभग जब 1890 हम बोल सकते हैं, मींस 18वीं सदी का जो अंत था, मींस उत्तरार्ध तो था उसमें, या कई बार जो मान इस पूर्वार्ध, मींस 18वीं सदी जब स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट मींस यहां पर 18वीं सदी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। और हमारा टेम्परेचर जो एवरेज था पृथ्वी का, अगर हम माने 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर उसके लिए कहा गया है कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो औद्योगिकरण समय अगर एवरेज टेम्परेचर एग्जाम के लिए 15 डिग्री सेल्सियस माने हैं, तो ये हम कह रहे हैं कि इस सदी के अंत तक, मींस 2100 तक ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 15 से 1.5 डिग्री से सेल्सियस ज्यादा ना बढ़े। अगर ऐसा बढ़ेगा तो हमारी बर्फ पिघलेगी, कई जगह बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजन था, ये पेरिस क्लाइमेट डील, मिस पेरिस समझौता, जिसे कोप 21 या इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कहा जाता है, उसके तहत इसको लाया गया पेरिस क्लाइमेट डील को। और उसमें यही कहा गया था कि औद्योगिकरण जो टाइम था उस समय जो औसत तापमान था वो औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े 2100 तक। लेकिन यहां कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि 5 साल में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसके कारण कई तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी न्यूज थी जिसका हमने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप CC लिख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कंफ्यूजन के साथ कोई भी आपका कमेंट लिख सकते हो, और क्या सुधार करना चाहिए ये सभी आप लिख सकते हो वहां पर, ताकि आपकी बातों का पूरा उनको क्या किया जाएगा, हमारे जो दैनिक जागरण एनालिसिस में उसको फिर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आज की दैनिक जागरण से संबंधित। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और पहले मैंने आपको बताया था कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप लगा सकते हो, ये मेरे लिए आप थोड़ा सा काम कर सकते हो, ये बाकी मुझे आप ज्यादा कुछ ना भी करो तो कम से कम शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।